हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन हब पर। आज के वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर होता है। तो आज टाइम एंड डिस्टेंस का थ्योरी किया जाएगा। तो जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। तो ये जो वर्ड है, यह वर्ड मोशन और गति से आया है। तो गति और मोशन कहने का मतलब कि अगर किसी वस्तु में गति होगा तो वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक गई, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो जो दूरी तय की, तो उसके बीच में जो दूरी है उसे दूरी कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लिया, तो इसके बीच का समय की भी गणना करना होता है। और वस्तु धीरे से यहाँ से गई या तेजी में गई, यानी इसके चाल की भी हमें गणना करना होता है। तो यानी समय, दूरी और चाल में क्या रिलेशन होता है, इसके रिलेशन को हम लोग सीखेंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो ये हमें फॉर्मूला निकल के आया। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग सवाल को हल करने में मदद करेगा यह फॉर्मूला। तो आइए हम सवाल की ओर चलते हैं। केस वन यानी सवाल, केस वन टाइप के सवाल का पहले हम लोग हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि एक 500 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे लगे एक पेड़ को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया हो और सवाल में यह चर्चा किया गया हो कि कोई मैन हो या पॉइंट हो या ट्री हो, यानी किसी आदमी को पार करने में या किसी पोल खंभे को पार करने में या किसी पेड़ को पार करने में अगर चर्चा किया गया हो, तो ये एक निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है। तो निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को जो हम डिस्टेंस लेंगे, यह नग्न लेते हैं यानी शून्य लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई की तुलना में यह क्या होती है, नग्न होती है। तो जितना समय में ट्रेन अपने आप को पार करेगी, उतना ही समय में पेड़ और पॉइंट और मैन को भी पार करेगी। तो सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो सवाल में दिया गया है कि इतना मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार पड़ जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी में हम कितना ले लेंगे, 500, यानी जितना मीटर का ट्रेन है तो ट्रेन 500 मीटर का है। और निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु का हम लोग दूरी नहीं लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इतना हो गया। और समय कितना दिया है, 10। तो ये 10 कटा तो कितना आ गया, 50। यहाँ पे आया 50 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में किलोमीटर पर घंटा में दिया गया है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि 18/5 से गुना कर देते हैं। 18/5 से गुना करेंगे तो 10, ये तो कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर पर घंटा। आइए हम यूनिट चेंज करने को बता दें। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया और इसे किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में दिया गया हो और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो, तो 18/5 से गुना कर देते हैं तो बदल जाता है किलोमीटर पर घंटा में। यानी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की ओर, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की ओर जाने के लिए 18/5 से गुना किए। और उसी तरह अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना कर देते हैं। तो कहने का मतलब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की ओर जाना हो तो ये बड़े वाले से गुना करते हैं। इसके और इसके तुलना में यह बड़ा है, तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की ओर जाने वाले को
बड़े वाले से गुना करते हैं। अब बड़ा से छोटा यूनिट की ओर जाने वाले को इस छोटे वाले से गुना कर देते हैं तो छोटा यूनिट में चेंज हो जाता है। आइए कुछ याद करने वाले पॉइंट को हम देते हैं। तो जैसे अगर 18 किलोमीटर पर घंटा 18 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है और 36 किलोमीटर पर घंटा 36 किलोमीटर पर घंटा 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है और 54 किलोमीटर पर घंटा 54 किलोमीटर पर घंटा 15 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। 72 किलोमीटर पर घंटा 72 किलोमीटर पर घंटा 20 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है और 90 किलोमीटर पर घंटा 90 किलोमीटर पर घंटा 25 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो जब भी सवाल में 90 किलोमीटर पर घंटा दिया गया हो तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है और 54 किलोमीटर पर घंटा दिया गया हो तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ 18 का टेबल और इसे 5 का टेबल याद कर लेने से सवाल बनाने में यह काफी मदद करता है। तो इसे याद करने की जरूरत है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर केस 2 की ओर चलते हैं और सवाल में यह चर्चा किया गया हो कि प्लेटफॉर्म, ब्रिज, ट्यूनल, ईटीसी की लंबाई ट्रेन की तुलना में कंसिडरेबल है, अतः इन सभी वस्तुओं को सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे। सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुओं को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी एवं उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। तो जब भी सवाल में यह चर्चा किया गया हो कि किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को और ट्यूनल को पार करना हो तो यह एक सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को और प्लस सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु के योग को पार करना होता है। तो सवाल में जब प्लेटफॉर्म को कहे तो जब प्लेटफॉर्म पार करना हो तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों लंबाई के योग को ट्रेन पार करेगी तो वह सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करेगी। तो आइए हम लोग इसे सवाल से क्लियर करते हैं। तो सवाल में दिया गया है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए 10 सेकंड में पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो लेंथ हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ब्रिज हमें निकालना है। तो लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन का भी हम लेंथ ले लेंगे। तो यह एक दूरी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना सवाल में दिया गया है, ट्रेन का चाल 90 किलोमीटर पर घंटा, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार करेंगे। तो इस सेम यूनिट में कर लेंगे। सेम यूनिट में करने के लिए 90 किलोमीटर पर घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। यह कितना है, 10, यानी इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। हमें कितना मिला, 250। तो 250 जो लेंथ मिला तो इसमें लेंथ ऑफ ब्रिज है और लेंथ ऑफ ट्रेन भी है। और सवाल में लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दिया गया है। अगर सवाल में लेंथ ऑफ ट्रेन दिया गया होता तो इधर ले जाकर माइनस कर देते तो लेंथ ऑफ ब्रिज हमें मिल जाता। तो सवाल का जो हल हो जाएगा, डाटा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, इसका हल नहीं निकाला जा सकता है। आइए एक नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग सीखे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दो वस्तुओं के बीच हम लोग निकालते हैं। जब दो वस्तुओं के बीच में ही रिलेटिव वेलोसिटी होता है, जैसे कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन चले तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है, दोनों ट्रेनों के चाल को प्लस कर देंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाता है। और जब अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चले तो बड़े वाले चाल में से छोटे वाले चाल को घटा लेंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी
मिलता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए कब v1 प्लस v2 दोनों चालों का प्लस कब करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों चाल को जोड़ देंगे। जब एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, तो इनको दोनों को चाल को जोड़ देंगे, तो जो जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा। और जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो बड़ा वाला चाल में से छोटा वाला चाल को माइनस करेंगे, तो जो नेट चाल मिलेगा वह रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, बड़ा चाल में से v2 में से v1 घटा देंगे तो हमें मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मिलेगा, ये सेम डायरेक्शन। तो ये मिल गया। एक और हम लोग याद रखना पड़ेगा कि v1 बटा v2 बटा रूट अंडर t2 बटा t1 होता है। और स्पीड और टाइम एक दूसरे का रिवर्स होता है, यानी स्पीड के रेशियो का रिवर्स रेशियो टाइम का हो जाएगा, और टाइम के रेशियो का रिवर्स रेशियो स्पीड का हो जाता है। तो हम लोग इसे याद रखेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे संग। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा हम लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।